पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, ये बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो इदारा है जो आलमी सतह पर करप्शन पर नजर रखता है। हर साल करप्शन का परसेप्शन इंडेक्स मुरतब करता है, यानी किसी मुल्क में करप्शन का बदउनवानी का तासुर क्या है, इस पर मुख्तलिफ जराए से डाटा इकट्ठा करता है और फिर इसे शाया करता है। इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें दर्जे पर आ गया है। पिछले साल पाकिस्तान 120वें दर्जे पर था। 2018 में पाकिस्तान 117 नंबर पर था। इसका मतलब यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में हर साल करप्शन बढ़ रही है। इसी तरह से करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स का एक स्केल भी मुरतब किया जाता है जो 0 से लेकर 100 तक होता है। 0 का मतलब है बहुत ज्यादा करप्शन है और 100 का मतलब है करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। इस स्केल पर पाकिस्तान 31वें नंबर पर मौजूद है। पिछले साल 32 पर था, इस साल पिछले साल 33 पर था। यह स्केल भी बता रहा है कि हर गुजरते साल पाकिस्तान में करप्शन का परसेप्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हुकूमत इस रिपोर्ट पर मौक़िफ़ ये दे रही है कि रिपोर्ट 2 साल पहले के अदाद-ओ-शुमार पर मुरतब की गई। सियासी रवाबत पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने तो तंज़िया वीडियो भी ट्विटर पर शेयर कर दी और कहा क्योंकि रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिए मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही। तो जब 2018 या 2017 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है तो कमबख्तो ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ करप्शन के बारे में गल हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो परसेप्शन की रिपोर्ट है, ये नवाज शरीफ और पीडीएम के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है उसकी रिपोर्ट है। शहबाज गिल का दावा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो डेटा कलेक्ट किया वो 2017 का है और इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। शहबाज गिल का यह दावा दुरुस्त नहीं या मुकम्मल दुरुस्त नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर एक सेक्शन है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालात यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इस पर क्लिक करें तो बताया गया है कि रिपोर्ट मुरतब करने के लिए कौन सा डाटा इस्तेमाल हुआ यानी सवाल किया गया। तो नाज़रीन, करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स पर के लिए 12 गैर जानिबदार इदारों के डाटा के 13 जराए इस्तेमाल किए गए और 2 इदारों के सिवा सब इदारों का डेटा 2019 और 20 में इकट्ठा किया गया। असल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किसी मुल्क में बदउनवानी पर खुद कोई सर्वे नहीं करता बल्कि दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारों ने जो रिपोर्ट्स बनाई होती हैं इन्हीं पर इन्हसार करता है। पाकिस्तान के लिए 8 इदारों की रिपोर्ट्स इस्तेमाल की गई। इनमें से सिर्फ 2 रिपोर्ट्स 2018 की हैं, बाकी 6 2019 और 20 की हैं। लेकिन शहबाज गिल की तरह वज़ीर आज़म ने भी यही बयान दिया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2017-18 के डाटा से मदद ली। शहबाज गिल ने पहली वीडियो बयान के बाद एक वजाहती ट्वीट जारी किया। उन्होंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इदारों के डाटा पर मबनी है और सिर्फ 2 इदारों ने रेटिंग मनफी दी है। 2 साल में बढ़ती करप्शन पर तहरीक इंसाफ हस्बे मामूल गुज़िश्ता हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि हुकूमत का अज़म है, ये बड़ी मेहनत करके इन माफियाज ने इस मुल्क के हर इदारे को करप्ट किया है, निज़ाम को करप्ट किया है। इमरान खान इसके खिलाफ जंग लड़ रहा है, एनआरओ नहीं दे रहा, तो लिहाजा हमें इन रिपोर्टों के मुतालिक ना बताएं। जबकि अपोजिशन जमातें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौजूदा हुकूमत को करप्ट करार दे रही हैं। नून लीग कहती है दूसरों को चोर चोर कहने वालों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने शफाफियत और ईमानदारी के दावों का पोल खोल दिया। इंटरनेशनल से ज्यादा आपके अपने एमएनएज और एमपीएस पर एतबार है। पीटीआई के अपने एमएनए एमपीए दुहाई दे चुके हैं कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन नहीं देखी जितनी इस हुकूमत के अंदर हो रही है। दर हकीकत इमरान खान साहब की हुकूमत बात ईमानदारी की करती है लेकिन है एक करप्ट हुकूमत। कोई ना कोई इमरान खान साहब का पीटीआई की एटीएम है जिसकी ईमा पर ये फैसले करते हैं और पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाते हैं। आज ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तहरीक इंसाफ ने करप्शन खत्म करने के ताम पर हुकूमत बनाई। हुकूमत बनाने से पहले 22 साल तक तहरीक इंसाफ यही कहती रही कि वो करप्शन के खिलाफ है। 22 साल तक तहरीक इंसाफ यही कहती रही कि वो साफ शफाफ है और दूसरी सियासी जमातें
करप्ट हैं। 22 साल तक तहरीक इंसाफ यही कहती रही कि जब वो हुकूमत में आएगी तो करप्शन खत्म कर देगी। फिर 22 साल बाद तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो उसने कहा कि अब वो करप्शन खत्म करने के लिए एहतसाब करेगी। इक्तदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ के सरबराह करप्शन खत्म करने को बहुत ही आसान समझते थे। कभी वो ऐलान करते थे कि 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे, कभी कहते थे 9 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे। पॉलिसी पेपर है कि हमने करप्शन 90 दिन में कितनी कम करनी है। मैं समझता हूं कि बड़ी करप्शन 90 दिन में खत्म हो सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि बड़ी बड़ी करप्शन 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। आज इमरान खान की हुकूमत को 2.5 साल हो चुके हैं और करप्शन की रिपोर्ट आपके सामने है। इमरान खान करप्शन रिपोर्ट जारी करने वाले इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को मोतबर इदारा समझा करते थे और माजी में इसकी रिपोर्ट्स के हवाले भी देते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। और आज यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ी है। इसी पर बात करते हैं वफाकी वजीर अली ज़ैदी से और मारूफ तजिया निगार हसन निसार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अली ज़ैदी साहब, आगाज में आपसे करूंगा। सर, करप्शन बढ़ी है और करप्शन आपने तो कम करनी थी ना, चले कम नहीं करनी थी, आपने खत्म करने का जो दावा किया था 90 रोज में उसको भी भूल जाते हैं। 2.5 साल हो चुके हैं। अगर करप्शन आपने बढ़ाई नहीं है तो कम भी नहीं की, आपका दावा तो उसको खत्म करने का था। पहली बात है, मैं बड़े आपसे एक आजिजाना गुजारिश करता हूँ, बड़े मोतबर सीनियर एंकर हो गए हैं पाकिस्तान के, कि आपने पढ़ी है रिपोर्ट सर? बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है सर, मेरे सामने पढ़ी है बल्कि इस वक्त। अच्छा, मेरे ख्याल में डेट्स चेक करना भूल गए आप सर। डेट भी मेरे सामने है, डेट मेरे सामने है इस वक्त, सारी डेट्स हैं सर। सर वो डेटा कब का है? ये डेटा मैं आपको बता देता हूं कब का सर। इसमें से मेरे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 2 डेटाज ऐसे हैं जो 2018 के हैं, बाकी सब 2019 या 2020 के हैं। नहीं सर, ये मेरे ख्याल में उल्टा पड़ रहे हैं, बिकॉज डेटा तो सारा हम तो वेलकम कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारी नजर में तो डेटा सारा वो वाला है। बल्कि इन्होंने तो नैब की तारीफ भी की है और इस हुकूमत में कोई बड़ी करप्शन नहीं हुई, एक भी कोई स्कैंडल नहीं है बड़ा। तो अगर है, हम भी देखें, हमने पूरी पॉलिटिक्स ही इसके ऊपर की है। तो ये डेटा जो आप पढ़ रहे हैं सर, आप जरा दोबारा गौर से देखें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं सर, मैं आपको बता देता हूं। ये डेटा जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है ना सर, ये है आपके दौर में 2020 में हुआ, 2019 में। अब आपको गिनवा देता हूं आपको। ये जनाब इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क रिपोर्ट 2019, फिर इसके बाद स्टेफनिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स 2020, ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क रेटिंग 2018, ये 2018 की है। फिर PRS ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड 2019, वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी की रिपोर्ट है 2018 की, ये दूसरी है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव सर्वे है 2019 का, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट सर्वे है 2019 का, फिर जनाब वॉलंटियर ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसी है 2019 की। ये तमाम रिपोर्ट्स 2019 की या 20 की है, सिवाय 2 के। ज़ैदी साहब, आपके ये एक दिन में तो नहीं कंपाइल होती ना, जो 2019 में रिपोर्ट लिखी है वो 2018 के डेटा पे होगी ना सर। ये 2019 की लिखी हुई रिपोर्ट से बताया जा रहा है, बाकायदा बताया जा रहा है उसमें कि ये उस साल की रिपोर्ट है, जिस साल का बताया जा रहा है उसी साल की। 2020 की रिपोर्ट आपकी बात मैं मान भी लेता हूं, तो जो 2020 की रिपोर्ट है वो 2019 में ही लिखी गई होगी ना, तो 2019 में भी आपकी गवर्नमेंट थी। जितना भी डेटा है ना बॉस, ये 17-18 का डेटा है, उस पे लिखी भी भले 2019 में। एक दिन में तो यही डेटा कलेक्ट कर लिया कि मुल्क ठीक है कि खराब है। तो हम भी वेलकम कर रहे हैं इसको, हमें कोई इतराज नहीं है इससे। मैं आपको ये बता देता हूं अजीज ज़ैदी साहब, यहाँ पे एक फैक्ट के अंदर, इसी रिपोर्ट में फैक्ट जहां होते हैं वहां पर एक क्वेश्चन किया गया, विच डेटा सोर्सेज आर यूज्ड फॉर CPI। तो उसमें भी बताया गया है कि ये पिछले 2020 का जो डेटा है वो पिछले 2 सालों में कलेक्ट किया गया, उसमें 2019 आता है, फॉल करता है सर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे एरा का डाटा नहीं है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पिछली हुकूमत पे शिफ्ट कर रहे हैं। अली, जो 19 का वो रिपोर्ट है वो 18 की बात कर रहे हैं, और 18 में हमारी हुकूमत कब आई है? अगस्त में। तो सर वो तो 7 महीने गुजर गए ना जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ। देखें, जब डेटा एनालाइज करते हैं ना, डेटा इज ऑलवेज एनालाइज, कम से कम 6 महीने लगते हैं डेटा एनालिसिस में, और डेटा इकट्ठा करने में भी 6 महीने लगते हैं। अब ये अगर कह रहे हैं 2019,
कि हम तो वेलकम कर रहे हैं इस रिपोर्ट को। अगर कोई नहीं समझ में नहीं पढ़ ले, अगर 19 की बात है उसका मतलब 18 का डेटा है, 17 का डेटा है, हमें कुछ फिक्र नहीं है। और ये तो मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। मुझे बता दें हुकूमत में कोई बड़ी मैसिव कोई स्कैंडल, कोई मोटरवे, कोई आईटीपी, कोई तमाशा सर क्यों नहीं आया? चीनी आई आपके दौर में, आई आटा आपके दौर में आया, अद्वियात आपके दौर में आई, गैस आपके दौर में आई, पेट्रोल का स्कैंडल आपके दौर में आया, आईपीपीस के हवाले से रिपोर्ट जो है पावर प्लांट्स के हवाले से वो आपने जारी नहीं की, कमीशन आपने बनाया था, सबसे ज्यादा कर्जे लेने वाले कमीशन आपने वो बनाया, उसकी वो गायब हो गया। स्कैंडल से तो भरमार है सर आपके दौर में भी। बिल्कुल चीनी का स्कैंडल आया, बिल्कुल आटे का स्कैंडल आया, बिल्कुल गैस का स्कैंडल आया और बिल्कुल पेट्रोल का स्कैंडल आया और बिल्कुल इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के सामने इंक्वायरी कमेटीज बनवाई, बड़े बड़े लोगों से इंक्वायरी कराई और बिल्कुल चीनी के स्कैंडल के ऊपर अब उसके ऊपर फोरेंसिक भी हो रहा है, बिल्कुल आईपीबीएस के ऊपर रीनेगोशिएट भी हो रहा है और बिल्कुल पेट्रोलियम स्कैंडल के ऊपर पूरी कमेटी बनी है, उसका पूरी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के बाद 4 वज़ीरा की कमेटी बनेगी, इसको पढ़े। उस 4 वज़ीरा की कमेटी ने फिर रिपोर्ट पढ़ के प्राइम मिनिस्टर को अपनी लेकिन ज़ैदी साहब जिसने कौम की दौलत पे डाका डाला आपके दौर में, उनसे 1 रुपया भी वापस नहीं आया, ना कोई गिरफ्तार हुआ। इंशाल्लाह एक्शन लेंगे जरूर, लेकिन खाली इल्जाम पे नहीं, पूरा डेटा। देखिए अभी हो रहा क्या है, जो अंदर होता है वो पुराने, अच्छा अभी जितने भी अंदर हो रहे हैं वो पुराने केसों पे हो रहे हैं, आपको ये तो पता है ना जी। सिवाय शहबाज शरीफ की टीटी का केस, बाकी तो सारे पुराने केसेस है ना। चीज पुराने केसेस में इसीलिए बाहर निकल आते हैं दिलों पे कि वो पुराने केसेस में प्रोसिक्यूशन नंबर 1 गलत है, डेटा कलेक्शन गलत है। देयरफॉर हम इस तरह काम नहीं करने लगे, हम इनका पूरा पूरा एहतसाब करेंगे। ये तो हम तो बड़े खुश हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हमें। ज़ैदी साहब जब यही स्कैंडल या स्कैंडल कह लें या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब के दौर में आया करती थी या उनके पहले बिल्कुल पहले दौर के पहले साल में आई थी, तब आपने कहा था ये नवाज शरीफ की करप्शन का चट्टा कट्टा है। तब तो आपने ये नहीं कहा कि ये पिछले दौर की सर्वे रिपोर्ट है जो कि उससे पिछले दौर में कलेक्ट की गई होगी। तब तो आप डायरेक्ट जिम्मेदारी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे डालते थे। तो अब आप जो है वो ये स्टेप गेम क्यों कर रहे हैं कि नहीं इससे पीछे जाओ, इससे पीछे जाओ? मैं तो आपसे कब कह रहा हूँ ना सर, मैंने कब कहा ये कितनी जगहों में शामिल है, वही तो मैं कह रहा हूँ। 2 जगह पे है 20 का, बाकी तो सब 19 का है। 19 का डेटा तो 18 में कलेक्ट किया होगा और 6 महीने लगे होंगे उनको पूरा कंपाइल करने। या अगर वो कर सकते इतनी जल्दी कंपाइल तो मुझे बता दें, मैं उनको हायर कर लूंगा। अली ज़ैदी साहब देखिए अगेन ये 2020 के सर्वे 2019 के सर्वे को आप कह रहे हैं ना सर कि ये हो सकता है कि जी 6 महीने लगे हो कंपाइल करने में, उससे पुराना सर्वे हो। रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ईयर हमने लिखा हुआ है ये उस ईयर का उस साल का सर्वे है। इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं? 20 का डेटा 19 में कैसे कंपाइल करेंगे? 19 में तो कलेक्ट करेंगे ना और कंपाइल 20 में करेंगे, ये बात कह रहे हैं ना आप। मैंने तो जो ब्रीफली देखी थी रिपोर्ट में, मैं आराम से बैठ के देखूंगा इसको। मेरी नजर में तो ये सारा हम तो वेलकम करें, मैं तो चले ठीक है अली ज़ैदी साहब, आवाम को तो चले, अपोजिशन को तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, लेकिन पता नहीं शायद 22 करोड़ आवाम को भी अंग्रेजी पढ़नी आती है नहीं। हमने आवाम से पूछा जाके कि वो इस रिपोर्ट आने के बाद क्या समझते हैं। वो हुकूमत जो इससे पहले ये दावा करती रही है कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए आई है मैदान में, उसके दौर में अगर करप्शन की कहानियां आम होंगी, ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो आवाम क्या सोचेगी, ये जरा ये सुनिए। नहीं, करप्शन तो इमरान खान के आने के बाद बढ़ गई है। करप्शन में कमी आई है, इसलिए कमी आई है कि पहले जो वो लुटेरे बैठे हुए थे उनके ऊपर हाथ डाला गया। जो रेट कम थे उस हिसाब से करप्शन भी होती थी और अब चूँकि रेट ज़्यादा हुए हैं तो करप्शन भी ज़्यादा हुई है। इमरान खान साहब के बाद करप्शन ज़्यादा हुए, कम नहीं हुए। पहले अगर आप 5000 रुपया देते थे तो अब आपने 10,000 देने हैं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है करप्शन काफ़ी हद तक कम हुई है। रिश्वत इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले जो 500 मिलता था अब वो तो 5000 में ले कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। पहले जो बिजली का मीटर गरीब आदमी जो 1000 रुपये रिश्वत दे के लगवाता था अब 5000 लेते हैं हर मीटर पे। इतनी ज़्यादा करप्शन हो गया कि हर इदारा जो है ना वो अपने ये चक्करों में है। करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। करप्शन ऐसे ही है जैसे पहले थी। गर्मियों में बिल इतने बिजली के आ रहे हैं, बिजली नहीं होती है, इसमें करप्शन नहीं है तो क्या है। अब इस मुल्क को संवरने में भी, करप्शन कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा। कहीं जगह पे कम हुई है और कहीं जगह पे बढ़ी है। 2.5-3 साल हुए हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कम होगी। और अब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सहाफ़ी तज्ज़िया-निगार जनाब हसन निसार साहब। हसन निसार साहब शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या आपकी क्या थॉट्स हैं? ऐसी रिपोर्ट जब माजी में आया करती थी, इमरान खान साहब लताड़ा करते थे उस वक्त की हुकूमतों को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने ये कह दिया, वो कह दिया। यही रिपोर्ट इनके दौर में आई है, करप्शन में कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ है। और एक लम्हे के लिए सोच ले कि इजाफा भी ना हुआ होता
अगर वहीं के वहीं फिगर्स रहते तो क्या ये बात भी तशवीशनाक नहीं थी? कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं तो बहुत देर से अपना ये लिख रहा हूँ, कह भी रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क है जिसमें अशराफिया और अवाम के दरमियान एक कंपटीशन है कि किसने ज्यादा लूटना है, कौन ज्यादा करप्ट है। सो वो एक ठीक है, एक इंतखाबी नारा था। आप इमरान की बात कर रहे हो, जुल्फकार अली भुट्टो, तो वो तो ही वाज अ बॉर्न पॉलिटिशियन। उसने कहा था रोटी कपड़ा मकान। किधर है रोटी और कपड़ा और मकान? वो पॉलिटिशियन इसी तरह के ही होते हैं। तो सर ये बताइएगा कि फिर इमरान खान से भी वही तवक्को रखे हम जो पिछलों से थी? हाँ, बट डेफिनेटली देखें, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्योंकि अवाम का कमिटमेंट है 5 साल का, तो देखें 5वें साल में को मुआवजा हो जाए। वो तो ये तो डील का हिस्सा है ना जी, कि मेरे और आपके दरमियान एक मामला तय पाता है कि जी 5 साल आप कहते हैं मैं ये डिलीवर करूंगा, मैं कहता हूं जी ठीक है, लेट्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। उसके बाद मुझे आपका पूरा वक्त देना चाहिए, भुगतें, ताकि अच्छी तरह बुखार उतर जाए। अगर डिलीवर करें तो कंटिन्यू करें, नहीं करें तो ये भी नवाज शरीफ और बाकियों की तरह हिस्ट्री हो जाए। बीच में किसी को इंटरप्ट करना इसलिए शायद मुनासिब ना हो, किसी भी तरह की इंटरप्शन की मैं बात कर रहा हूं, कि वो ब्लफ है, कॉल हो जाए पूरी तरह, वरना वो फिर कहते फिरेंगे कि जी हमें आखिरी 2 साल में हमने तोप चला देनी थी। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। और दूसरी बात यह है कि कौम की तरबियत है धोखे खाने की, फरेब खाने की। मैंने जब से होश संभाला है, मैं तब से लेके अब तक महंगाई का, इकोनॉमी का रोना रो रहा हूं। अयूब खान के जमाने में वो चीनी पे राइट शुरू हो गए थे, उसके बाद बंदा मर गया, उसके बाद अयूब खान बेचारा सियासी तौर पे वो आप लगा गया। सो ये तारीख है हमारी। वो याद नहीं, नवाज शरीफ अब उनकी साहबजादी इतनी बढ़के मारती हैं, इनके घर के बाहर वो चंद साहब ने खुदकुशी की थी एक भूखे नंगे आदमी ने, बतौर प्रोटेस्ट। सो दिस इज आवर हिस्ट्री। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। हमें अच्छा, वैसे साहब चले मान लिया वक्त तो देना चाहिए, वक्त देना चाहिए, लेकिन अगर उस दौरान सिमत दुरुस्त ना हो, गलत सिमत में जा रही हो हुकूमत, तो उसकी सिमत दुरुस्त करने के लिए तो नसीहत कर ही सकते हैं ना भाई। अगर आप में हिम्मत है तो आप डायरेक्शन सीधी कर लो। अवाम तो हमारा जो अवाम का जो टाइप है, आवे आवे जावे जावे, और वो पता नहीं देखो देखो कौन आया, बघियाड़ आया, बघियाड़ आया, इस तरह की मेंटालिटी है। इसमें कौन चेंज करेगा, मुझे बताएं आप। लेकिन ठीक है हसन निसार साहब, वक्त देना चाहिए, सब कुछ आपकी बात ठीक होगी, लेकिन अपोजिशन के बयानियों को तकवीत मिलती है ना इस तरह। पीडीएम क्या कह रही है? पीडीएम ये तो कह रही है कि ये दौर सबसे ज्यादा करप्ट है, इस दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, इस दौर में ज्यादा लूटमार हो रही है, आटा चीनी स्कैंडल और अद्वियात का स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, न जाने क्या क्या। तो अगर ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी और कहा जाएगा कि अच्छा यार अब हमारे पास वक्त है, 5 साल है, मगर पीडीएम या ऑपोजिशन के बयानियों को तो तकवीत मिलेगी ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, चूंकि ऑपोजिशन की ना भाई मेरे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। ये पीटीआई के तो अभी 2-2.5 साल हुए ना, वो तो पाकिस्तान के पता नहीं कितने साल खा गए हैं। आप देखो, ये बेसिकली ज़िया-उल हक से मामला शुरू हुआ है। नवाज शरीफ क्या है? एक्सटेंशन है ज़िया-उल हक की, उसकी लेगेसी है। इसी तरह आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, ऊजी, बाकियों के तो मुझे नाम भी नहीं आते। पीपल्स पार्टी देख लो आप, जुल्फकार अली भुट्टो, कायदे अवाम, ये वो वगैरह, नतीजा का निकला कुछ भी नहीं, 0। खुद श्रिंक हो गए सिंध तक। सो तो इट्स एज सिंपल, तारीख है आपकी। सर ये बताएं, अवाम हर बार धोखा बर्दाश्त करेगी? मतलब पहले भी धोखा हुआ और अब भी अगर देखा जाए तो धोखा ही हो रहा है ना। कहा कुछ और गया था, बताया कुछ और गया था, डिलीवर कुछ और किया जा रहा है। तो हसन निसार साहब, अवाम की किस्मत में धोखा खाना ही लिखा है। देखें, ये शॉट इन द डार्क है। एक तो ये वो मटेरियल ही नहीं है। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ईरानियन रेवोल्यूशन, वो ईरानियन सुपर पावर रहे हैं भाई, आपकी तो कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है। आपके जो हीरोज हैं वो आपके बेसिकली सवाए एक कदर मुश्तरक है, वो है मजहब, वो है दीन। बाकी तो सलाहुद्दीन अयूबी वो कुर्द था, तारिक बिन ज़ियाद वो बर्बर था, हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो अरब थे। तो आप किन की बात करते हो? अमीर तैमूर वो सेंट्रल एशियन था, बाबर, ये सारे फातहीन, ये खिलजी, ये गौरी, इनमें से कोई पंजाबी है, कश्मीरी है, कोई जट, गुजर, राई, बट।
तो आपकी तो परफॉर्मेंस है एक तारीख में। कौन हो आप लोग, मैं कौन हूं, मुझे आप बता दें। अरब्स की जो ग्लोरी है, उनकी जो तारीख में कोई परफॉर्मेंस है या कंट्रीब्यूशन है, या कुर्दों की है, या बाकी जो लोगों की, सेंट्रल एशियंस की है, इवन अफगानियों की है, उसके अलावा हमारा तो अच्छा, इनकलाब लाने के लिए भी खास तरह की जान चाहिए, उमंग चाहिए। अब आप कहें कि ईरान वाला इनकलाब, तो उसके लिए तो ईरानी इंपोर्ट करने पड़ेंगे आपको, यहां की तो तारीख इस तरह की है ही नहीं। दूसरी बात, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो अजीब सी बात मैं कर रहा हूं, शायद थोड़ी अहमकाना हो तो मुझे माफ कर दें। वो जो एक बात है चलती हमारे, उसके पीछे विजडम है वैसे, कि बिल्ली जैसा कमजोर मासूम हार्मलेस जानवर भी, उस पर आप खिड़की दरवाजे रोशनदान सब कुछ बंद कर दो तो वो भी फिर आंखों पे झपटती है। आई डोंट नो इनका सैचुरेशन पॉइंट कभी आएगा या नहीं आएगा। आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, आप यकीन करो, मैं तब से सुन रहा हूं जी मारेगा जी, लुटेगा जी, महंगाई बढ़ी जी, रोटी रोटी रोटी। मैंने जब से होश संभाला है, इस मुल्क के अवाम को रोटी के गिर्द भंगड़े और झूमर डालते देखा है मैंने। अब तक जिंदा है, आइंदा भी रहेंगे। हसन निसार साहब, मुझे फिर ये बताइएगा, पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को जमहूरियत रास नहीं आ रही है? चले अगर जमहूरियत ठीक है, चल भी रही है जैसी भी चल रही है, तो क्या ये कंपनी चलेगी सर? देखें, आपने जमहूरियत की फिर बात की है, तो जमहूरियत के बारे में तो मैं, जो मेरी जितनी औकात बसात थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले सवाल के हवाले से। बाकी ये कंपनी चलेगी या वो कंपनी चलेगी, ये दोनों एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये कंपनी नहीं चलेगी। दूसरा कह रहा है, अभी रिसेंटली मैंने उस पर भी 3-4 दिन पहले मैंने कॉलम लिखा है, यही कंपनी चलेगी। और ये जमहूरी कंपनियां नहीं चलनी, ये छाबड़ियां हैं, ये शॉपिंग मॉल्स हैं जो बच्चे इनहेरिट करते हैं। वो क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, जैसे बाप दादे परदादे के मकान, जायदाद, जमीन या फैक्ट्री की तरह आप अपने बेटे, फिर वो अपनी बेटी, फिर वो बेटी अपने बेटे को। क्या मजाक है ये? जमहूरियत रास, अबर जमहूरियत शायद मैं तो नहीं बिलीव करता, लेकिन शायद जमहूरियत रास आ जाती। अगर जमहूरियत होती, ये गंदे खलीज पानी की बोतल है जिसको इस मुल्क में आब हयात का लेबल लगा के बेचा गया, उसकी बदबू अब पूरे मुल्क में गुर्बत, जहालत, महंगाई की शक्ल में फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की शक्ल में फैली हुई है, क्राइम की शक्ल में फैली हुई है, भुगत रहे हो। ठीक है हसन निसार साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको याद दिलाते हैं, तहरीक इंसाफ ने एक वादा किया था, वादा था बल्दियाती इंतखाबात का। क्या हुआ उस वादे का? क्या वो पूरा भी होगा या नहीं? बात करेंगे इस वक्फे के बाद। तहरीक इंसाफ ने इक्तिदार में आने से पहले एक ख्वाब दिखाया था। वो ख्वाब था एक नए बल्दियाती निजाम का, एक ऐसे निजाम का जिसमें लोगों के मसाइल आवाम की दहलीज पर हल होने थे। यही वो वादे थे जिसने पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया, लोगों को तहरीक इंसाफ की तरफ खींचने पर मजबूर किया। लेकिन फिर सब कुछ उस वादे के उल्ट हुआ यह कि बल्दियाती निजाम एक अरसे से तहलील किया जा चुका है। करोड़ों रुपए के फंड्स भी पुराने पाकिस्तान की तरह MNAs और MPAs को जारी हो रहे हैं। मुल्क के 3 सूबे 1.5 साल से बल्दियाती निजाम से महरूम हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डांट पिलाई है। इंतखाबात में मुसलसल ताखीर पर इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में बल्दियाती इंतखाबात न करवाए जाने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे, अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात न कराकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतों को तहलील कर दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा कि क्या सूबाई हुकूमत का बल्दियाती हुकूमतें तहलील करना कानूनी था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि पंजाब की हुकूमत का इकदाम गैर कानूनी था। जिस पर जस्टिस ईसा ने पूछा कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ गैर आईनी इकदाम पर क्या कार्रवाई की। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती कानून बना लिया है। अदालत के पूछने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती हुकूमत 25 अगस्त 2019 में खत्म हुई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने नए बल्दियाती कवानीन नहीं बनाए। जिस पर जस्टिस ईसा ने कहा
कि क्या हर बार इलेक्शन के लिए नए कवायद बनाए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 18 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात कराए गए, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात कब करवाएंगे, तीनों सूबों में इंतखाबात की तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब करते हुए हिदायत की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के साथ मीटिंग करें, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल का मामला डिस्कस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर 1 और 2 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिए हैं, जिनमें चारों सूबों के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश की है, बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर छाड़ भी पिलाई, लेकिन इस ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन अकेला नहीं है, हुकूमत भी इस ताखीर में बराबर की शरीक है। पंजाब में 4 मई 2019 को बल्दियाती निज़ाम तहलील हुआ, बलूचिस्तान में 27 जनवरी 2019 और खैबर पख्तूनख्वा में 28 अगस्त 2019 और सिंध में 30 अगस्त 2020 को बल्दियाती हुकूमतें खत्म हुई थी। और इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि बल्दियाती हुकूमत खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने जरूरी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में 2 साल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 साल के बाद भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए हैं, जबकि सिंध में भी बल्दियाती हुकूमत को खत्म हुए 5 माह हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इंतखाबात की तारीख दे दी है और गुज़िश्ता रोज के पीपी हुकूमत की तरफ से भी बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान सामने आ चुका है। 15 सितंबर 2021 को मकामी हुकूमतों के जो इलेक्शंस हैं वो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत उनका इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इनेकाद करेगी। लेकिन बाकी तीनों सूबों में ये इंतखाबात कब होने हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि हुकूमत अभी तक बल्दियाती इंतखाबात कराने के मूड में नहीं है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत की तरफ से तरक्याती फंड जारी करने का फैसला सामने आया है। हुकूमती अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को अपने हलकों में काम कराने के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया है। वही इमरान खान जो MNAs और MPs को फंड्स देने को गुनाह समझते थे, तरक्याती फंड्स को करप्शन की दूसरी शक्ल करार देते थे और अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम को नागुज़ीर का करते थे। जैसा कि मैंने आपको आगाज में बताया था कि जो अब हो रहा है वो इसके बरअक्स, इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। यही बातें जो इमरान खान साहब कह चुके हैं, आप खुद भी इस बात पे फैसला कर सकते हैं। क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या बल्दियाती इदारे अभी भी गैर फाल नहीं हैं? क्या वो तरक्याती फंड जो बल्दियाती इदारों या बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाने चाहिए थे, क्या वो MNA MPs के पास नहीं जा रहे? और इसी MNA और MPA के तरक्याती फंड को इमरान खान साहब ने करप्शन कहा कि करप्शन की जड़ ये है, तो इसका मतलब है अगर इनको फंड्स आज भी जारी हो रहे हैं तो करप्शन भी हो रही होगी। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि बल्दियाती निज़ाम के सबसे बड़े वकील जो इमरान खान साहब रह चुके हैं और अब भी है, वो खुद इसकी राह में अब रुकावट बने हुए हैं। 1.5-2 साल से 3 सूबों के शहरी बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम हैं, मकामी सतह पर मसाइल से परेशान। अब जो बल्दियाती नुमाइंदा अवामी मसाइल को समझ सकता है, एक काउंसलर यूसी की सतह पे जानता है कि उसके मोहल्ले में क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो नहीं हैं, कौन सी सड़कें हैं, कौन सी नालियां हैं जो पक्की होनी है, कौन से ऐसे गटर हैं जो बंद रहते हैं जिससे लोग तंग होते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बल्दियाती इदारे पूरी दुनिया में कामयाब तरीन गवर्नेंस सिस्टम समझे जाते हैं, क्योंकि ये आवाम की नफ्स को जानते हैं, आवाम की तकलीफ को ग्राउंड लेवल पर जानते हैं। एक MNA, एक MPA का हल्का बहुत बड़ा होता है, उसका काम कानून साजी है, उसका काम अवामी मसाइल का हल वहाँ बैठकर सुनना और हल करना नहीं है, ये काम बल्दियाती नुमाइंदा करता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तरक्याती कामों के लिए MNAs और MPs को फंड्स देने का ऐलान किया जा चुका है, और अहम बात यह है कि तरक्याती फंड्स देने का ऐलान सेनेट इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले किया गया। यानी फंड्स की ये टाइमिंग भी कई सवालात पैदा कर रही है। क्या इसके जरिए सेनेट इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? क्या वक्ती तौर पर MNAs और MPs को खुश करने के लिए तरक्याती फंड जारी किए गए हैं, और अगर कल को इनमें कोई खुर्द-बिर्द होती है तो क्या उसका हिसाब भी नहीं माना जाएगा? और हैरानी की बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान साहब जिस बल्दियाती निज़ाम के अलमबरदार थे, 2.5 साल बाद भी मुल्क में वो निज़ाम लाया नहीं जा सका। लाया तो जाना दूर की बात है, इसके लिए कोई कोशिश भी नहीं की जा सकी, कोई पहला कदम अभी तक नहीं उठाया जा सका है। नाज़रीन,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्दियाती हुकूमतों की तहलील के फैसले को गैर कानूनी इकदाम कह रहे थे और इस गैर कानूनी इकदाम की वजह अभी तक पंजाब हुकूमत पेश नहीं कर पाई है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ हैं एजाज चौधरी साहब, आप सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीटीआई पंजाब के आप सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे, ये तो बात आज अदालत में डिस्कस हुई, आज अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि अब तक 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी सर आपका ये नारा था, आपका ये वादा था, उस वादे की तकमील नहीं हो पाई। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। पहली गुजारिश तो ये है कि इंतखाबात क्यों ताख़ीर से हो रहे हैं, उसका सबब तो यह है कि 2020 में ये तकरीबन हो जाने थे, लेकिन जिस तरह कोविड-19 ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया तो कतई मुमकिन नहीं था कि इतने वसी पैमाने पे इंतखाबात कराए जाते। उससे आपको मालूम है कि अभी परसों की फ़िगर ये थी, कल की तो मैं नोट नहीं कर सका, 74 लोग वफ़ात पा गए हैं। अभी भी वो परसिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जीबी का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। जो ही ज़रा वक्फा मिलता है आइंदा आने वाले महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये इंतखाब हो जाएंगे। हमें इससे कोई वो नहीं है। हमने नया एक्ट भी पास कर लिया है, कुछ असर उसमें अगर तरमीम करना बाकी है तो वो भी अगले महीनों के अंदर हो जाएगी। ये वजह नहीं है कि हम इंतखाबात नहीं कराना चाहते, लेकिन हालात ही ऐसे थे वबा की वजह से कि ये इंतखाब बर वक्त जो नहीं हो सका। यानी जीबी का इलेक्शन एक छोटा इलेक्शन है और बाई इलेक्शन चंद जगहों के ऊपर हैं, ये वसी पैमाने पे इलेक्शन होना था। इस उज़र को सुप्रीम कोर्ट ने इस उज़र को खातिर में नहीं रखा, बल्कि उनके रिमार्क्स बड़े सख्त हैं और यहाँ तक कह दिया कि आपका जो पंजाब की जो बल्दियाती हुकूमत को तहलील करने का इकदाम था वो गैर कानूनी था। ये इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा उनके सवाल पे। तो आप तो एक पहले गैर कानूनी इकदाम के मुर्तकिब हुए और उससे बढ़कर ये कि अभी तक आपने 2.5 साल गुजर चुके हैं। सर बहुत अरसा होता है, 2.5 साल में बल्दियाती निज़ाम को अली भाई मैं कोई ताकत आपने फराहम नहीं की। सर अली भाई मैं सुप्रीम कोर्ट की तो किसी बात पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, ज़ाहिर है वो एपेक्स कोर्ट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब 2008 में इंतखाबात ड्यू हो गए थे तो 2015 तक इंतखाब नहीं हुआ था। 7 बरस 2 सियासी पार्टियों की हुकूमतों के बावजूद पंजाब के अंदर कम अज़ कम इंतखाब नहीं हुआ था। चुनांचे ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि लोकल गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द मार्ज़ वजूद में आ जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के पेश नज़र ये था कि हकीकी तौर पर हम इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पे तकसीम कर दें। जो आपने एक ज़िमनी सवाल साथ उठाया था उसका जवाब भी इसी के अंदर पे नहा है कि हम अपने MNA MPA को इसलिए फंड नहीं देना चाहते कि ये काम लोकल गवर्नमेंट का है। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि जो ही वो लोकल गवर्नमेंट अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट हो जाएगी, फंड्स आपने नहीं जाहिर है उसकी अदम मौजूदगी में तो लोग, जी मैं यही कह रहा हूँ कि जब लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी तो जी फंड्स तो देने चाहिए ना। ये अवाम का हक है, उनकी गलियाँ, उनकी नालियाँ, उनकी सड़कें, उनका सीवरेज ये बनना चाहिए। तो चुनाचे ये तो हो गया, लेकिन जो ही ये करने जा रहा हूं सर आपसे एक आम आदमी की सतह पर आके सर कि आपके इलेक्शन से पहले से जो दावे थे ना, यकीन कीजिए उनमें ये चूंकि चुनाचे मगर अगर नहीं हुआ करता था। सर आपको नहीं लगता, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं सर, आप पुराने सियासी वर्कर है, 2.5 साल में आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए जिम्मेदारी से कहता कुछ किया है सर। आपने केपी के अंदर आपने कानून तक नहीं बनाया सर, केपी के अंदर उससे तो कोई नहीं रोक रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून बना, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कानून बना, हमने नए सिरे से कानून बनाया, एक्ट पास किया, उसके मुताबिक इंतखाबात हुए और पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में निचली सतह तक इख्तियारात चले गए, निचली सतह तक वसाइल गए। और मैं आपको बताऊं खैबर पख्तूनख्वा के 2018 के इंतखाबात का जो नतीजा है ना, वो दर हकीकत लोकल गवर्नमेंट के मौसर होने की वजह से हुआ है। यही हम इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर करने जा रहे हैं कि यहाँ पर इसे बाइख्तियार अदारे बनाएंगे और उसकी एक लेयर नॉन पार्टी होगी और एक लेयर उसकी पॉलिटिकल पार्टी के बिना के ऊपर होगी। चुनाचे हम चाहेंगे कि हर तरह इख्तियार जो है
वो अवामी नुमाइंदों को और बिल्कुल गांव के अंदर और गली और मोहल्ले की सतह पे चला जाए। ये जो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है, तो आपकी चाहत है ना, का लेकिन और पंचायत चाहत में अमली जामा पहनाने के हो लिए जाएगा। अगले एक स्टेप मुझे बता दे सर। मैं आपसे अर्ज करता हूं ना जी कि 2 एक्ट पास हुए हैं अलग अलग, और सबसे पहला काम होता ही कानून साजी है। उसके बाद अगर हम कोरोना के अंदर न फंस जाते तो बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद हो चुका होता अब तक। सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह कहना है कि पंजाब हुकूमत की को तहलील करना ये आपका यानी पंजाब गवर्नमेंट का गैर कानूनी इकदाम था कि आपने पंजाब की बलदियाती हुकूमत को तहलील किया। सर, इस गैर कानूनी इकदाम के मुर्तकिब हुए आप। देखें, हमने तहलील नहीं किया, हमने एक नया एक्ट पास किया। जब एक नया एक्ट पास हो जाए तो जो पिछला एक्ट होता है उसके अदारे बरकरार नहीं रह सकते। चुनाचे ये मेरा ख्याल है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, नया एक्ट पास किया गया। नया एक्ट पास करने और इंतखाबात के इनेकाद के दौरान हम एक वबा का शिकार हो गए और चुनाचे ये इंतखाब आगे नहीं हो सका, आगे चला गया है। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तारीख जो है यानी इलेक्शन कमीशन को तो दे दी गई है, एक तजवीज़ हमने दी है सितंबर और अक्टूबर की। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है तो इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात की तारीख जो दी हुई है उसका इनेकाद भी मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाज चौधरी साहब कि आपने वक्त निकाला। एक वक्फा लेते ना, वक्फे के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, भारतीय अदाकार भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन कई भारतीय सुपरस्टार्स के दिल आज भी पाकिस्तान में अटके हुए हैं। ऐसे ही बॉलीवुड के 2 बड़े नाम दिलीप कुमार और राज कपूर भी हैं। इन बड़े फनकारों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बड़ा फैसला सामने कर चुकी है। शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार और बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी घराने और सुपरस्टार राज कपूर की यादों को महफूज बनाने का काम शुरू हो चुका है। पेशावर में मौजूद इन दोनों घरों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौमी विरसा करार दे चुकी है। इन अजीम फनकारों के बोसीदा घरों को म्यूजियम में बदलना चाहती है। इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने राज कपूर और दिलीप कुमार के घर खरीदने की मंजूरी दी है। इस मकसद के लिए 2 करोड़ 35 लाख से जायद की रकम भी जारी कर दी गई है। नीलामी के दौरान राज कपूर के घर की कीमत 1.5 करोड़ और दिलीप कुमार के घर की कीमत 80 लाख रुपए लगाई गई थी। गुज़िश्ता बरस सितंबर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदाकारों के घरों को अजायब घर बनाने का ऐलान किया था। इस ऐलान ने दिलीप कुमार को जज्बाती कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपने इस घर से जुड़ी यादों को ताज़ा किया था। ट्वीट में दिलीप ने लिखा था कि एकदम इस जमाने में पहुंच गया हूं जिसमें मेरे वालिदैन, मेरे दादा दादी, नानी, नाना और चचा ताया रहा करते थे, जिनकी आवाजें और हंसी घर में गूंजा करती थी। इस हवाले से दिलीप कुमार साहब की जज्बाती वाबस्तगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 32 साल पहले इस घर को देखने के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का दौरा भी किया था और अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कई बड़े सुपरस्टार्स देने वाले कपूर खानदान की जड़ें भी पेशावर में मौजूद हैं। कपूर हवेली पेशावर के इलाके दिलगरान में मौजूद है। कपूर खानदान के सरबराह राज कपूर इसी हवेली में पैदा हुए थे। इस हवेली को भी म्यूजियम बनाया जाएगा जहां इस अजीम अदाकार की यादों को महफूज बनाया जाएगा। उनके बेटे रणधीर कपूर, शशि कपूर और पोते ऋषि कपूर ने 1990 में अपने वालिद की जाए पैदाइश का दौरा किया था। अनजहानी अदाकार ऋषि कपूर दोबारा भी अपने आबाई घर आना चाहते थे और चाहते थे कि उनकी औलाद भी यहाँ आए। और बॉलीवुड के बेताज बादशाह समझे जाने वाले शाहरुख खान का आबाई घर भी पेशावर में मौजूद है और आज भी उनकी कज़न इस घर में रहती हैं। शाहरुख के वालिद आज मोहम्मद खान पेशावर के उसी घर में पैदा हुए थे और शाहरुख खान भी अपनी जवानी के कई दिन इस घर में गुजार चुके हैं। किंग खान की तरह बॉलीवुड मेगा स्टार अनिल कपूर का आबाई घर भी पाकिस्तान में है। वो भी पेशावर में अपने बाप दादा के घर को देखना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं। सिर्फ दिलीप कुमार और राज कपूर ही नहीं बल्कि देवानंद और सुनील दत्त जैसे बॉलीवुड के बड़े अदाकारों की पैदाइश भी पाकिस्तान की सरजमीन पर हुई थी। देवानंद अक्सर अपनी लाहौर से जुड़ी यादों का जिक्र करते थे। सुनील दत्त बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम थे। फिल्म इंडस्ट्री को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन वो सारी जिंदगी जेहलम के उस घर की याद से नहीं निकल सके जहां वो पैदा हुए थे और जिंदगी भर उसी घर को अपना असल घर करार दिया करते।
नाज़रीन, पाकिस्तान के इश्क में मुब्तला होने की सबसे अनोखी कहानी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दानिश्वर, बॉलीवुड के शायर, फिल्म हिदायतकार गुलजार की है। वो पाकिस्तान के शहर दीना में पैदा हुए थे और आज भी दीना उनकी रग रग में दौड़ता है, उनकी बातों से छलकता है, उनके अशार में महकता है। सिर्फ ये चंद नाम ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के और भी मशहूर मारूफ सितारों का घर भी पाकिस्तान ही में है। इनमें मधुबाला शामिल हैं, जिन्हें बॉलीवुड की तारीख की हसीन तरीन हीरोइन कहा जाता है। बॉलीवुड रिकॉर्ड तोड़ फिल्म शोले के मशहूर विलन अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह का ताल्लुक भी पेशावर से था। 70 और 80 की दहाई में मकबूल तरीन अदाकार विनोद खन्ना की जाए पैदाइश भी पेशावर ही थी। भारत को बॉलीवुड पर नाज है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर फख्र है, लेकिन इस फिल्म नगरी को जिन पर फख्र है, जिन पर नाज है, जिन सितारे, जिन बड़े चेहरों के काम से, जिनके नाम से बॉलीवुड की दुनिया में पहचान है, इन रोशन सितारों के पाकिस्तान में धड़कते हैं। इनकी आबाई जगह पाकिस्तान में मौजूद है, इनकी बचपन की यादें पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके बड़ों बूढ़ों की मट्टी यहाँ पर मौजूद है, इनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाले कई अदाकारों ने दहाइयों तक भारतीय फिल्म नगरी पर राज किया। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।